सभी दोस्तों को प्रणाम। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये क्लास बहुत पसंद आ रही होगी और आप जिस प्रकार से तैयारी में जुटे हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी में ये क्लास बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों पिछली क्लास में अपन ने जिन कुछ कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली और गोल्जी काय था। तो इसी कड़ी में आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं कुछ अन्य कोशिकाओं, जिनमें सबसे पहले है अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों मान लीजिए ये कोशिका है। कोशिका में इस प्रकार से जालिका के समान संरचना दिखाई देती है। कोशिका द्रव्य में इस प्रकार से जालिका के समान संरचना दिखाई देती है, जिसमें से कुछ पर इस प्रकार के कण दिखाई देते हैं तथा कुछ पे नहीं दिखाई देते। तो दोस्तों कोशिका में इनकी खोज की थी, सर्वप्रथम इनकी खोज पोर्टर द्वारा कोशिका के अंदर अंतःप्रदवी जालिका की खोज की गई। यह कोशिका में फैली रहती है तथा इनके ऊपर जो ये कण के समान संरचनाएं दिखाई देती है, इनको बोलते हैं राइबोसोम। और दोस्तों इन्हीं राइबोसोम के कणों के आधार पर अंतःप्रदवी जालिका को दो भागों में बांटा है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका व खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। खुरदरी इसलिए दोस्तों क्योंकि इस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इस कारण इसे खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। और जिस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते उसको चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। तो अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इसे खुरदरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम के कण उपस्थित रहते हैं। राइबोसोम के बारे में अपन जानेंगे अभी। तो दोस्तों क्योंकि यह जालिका समान संरचना है और पूरी कोशिकाओं में बिखरी रहती है, अतः अंतःप्रदवी जालिका को कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। कोशिका का कंकाल, ये जानकारी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यदि प्रश्न बनता है कि किस कोशिका को कोशिका का कंकाल, किस कोशिकाओं को कोशिका का कंकाल कहते हैं, तो अपना जवाब होगा अंतःप्रदवी जालिका को। इसके बाद इसके कार्य, अंतःप्रदवी जालिका का काम क्या है। तो दोस्तों जो अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, वो राइबोसोम के कण प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। अतः अंतःप्रदवी जालिका प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इसके साथ ही यह कोशिका में यांत्रिक अवलंबन का काम करती है। यांत्रिक अवलंबन का कार्य,
इसके अलावा यह आंतर कोशिकीय परिवहन का कार्य भी करती है। आंतर कोशिकीय परिवहन का अर्थ है कोशिका के अंदर परिवहन। आंतर कोशिकीय परिवहन का कार्य कौन करती है? अंतःप्रदवी जालिका। साथ ही निराविषीकरण। निराविषीकरण का अर्थ होता है कि कोशिका में जो विषैले पदार्थ होते हैं उन विषैले पदार्थों की विषाक्तता को कम करना। जो भी जहरीले पदार्थ कोशिका में पहुंचते हैं उनकी विषाक्तता को ये कम करती है। इसके अलावा जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ का पारण अंतःप्रदवी जालिका द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यह है अंतःप्रदवी जालिका के कार्य। अब जैसा कि अपन ने बात की थी राइबोसोम की, तो राइबोसोम कहां पे उपस्थित होते हैं? अंतःप्रदवी जालिका पर। अंतःप्रदवी जालिका पर इस प्रकार से कण के समान जो संरचनाएं दिखाई देती है उनको हम राइबोसोम कहते हैं। तो अगला कोशिकांग है अपना राइबोसोम। दोस्तों राइबोसोम की खोज सबसे पहले पेलेड ने, पेलेड नाम के जो वैज्ञानिक है इन्होंने राइबोसोम की खोज की और यह एक कण समान संरचनाएं है जो अंतःप्रदवी जालिका पर उपस्थित रहती है। इनका मुख्य काम जो है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। साथ ही दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे इसके अलावा इस पे किसी प्रकार की झिल्ली का कोई आवरण नहीं होता है, अर्थात यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। इस पे किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। झिल्ली रहित कोशिकांग। इसके अलावा राइबोसोम को कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। कोशिका का इंजन राइबोसोम को। साथ ही प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने होंगे कि यह सबसे छोटा कोशिकांग, इसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं और यह प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, या ऐसा कह सकते हैं राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम अर्थात जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं वो, और यूकैरियोटिक राइबोसोम
यूकेरियोटिक राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं उनका अवसादन गुणांक होता है, अवसादन गुणांक 70s। 70s दो प्रकार के होते हैं, 50s और 30s। यूकेरियोटिक राइबोसोम को 80s राइबोसोम भी कहते हैं, क्योंकि इनका अवसादन गुणांक 80s होता है और इनको भी दो भागों में 60s और 40s में बांटा जाता है। तो इस प्रकार के जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अर्थात जीवाणु व नील हरित शैवाल में पाए जाते हैं। नीले हरे शैवाल, नील हरित शैवाल। इस प्रकार की यूकेरियोटिक राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अर्थात पादपों व जंतुओं में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यूकेरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का अवसादन गुणांक होता है 70s और यूकेरियोटिक का अवसादन गुणांक होता है 80s। 70s को पुनः दो भागों में बांटा है, 50s और 30s। 80s को दो भागों में 60s और 40s में। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण, इसलिए इसको अपन प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। एक और जरूरी सूचना नोट लगा करके, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी की आरबीसी में यानी कि लाल रक्त कोशिका में राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न आ सकता है कि कौन सी कोशिकाओं में राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। तो रेड ब्लड कॉर्पस स्तनधारियों की आरबीसी में राइबोसोम कण नहीं पाए जाते हैं। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले आर अल्टमान जो वैज्ञानिक है, इन्होंने 1890 में इसकी खोज की थी। आर अल्टमान नाम याद रखना है, 1890। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और जो इसका नाम रखा था वो रखा था बायोप्लास्ट। आर अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम बायोप्लास्ट रखा। फिर इसके बाद में एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था सी बेंडा। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को जब देखा तो इनको अंडाकार छड़ के समान संरचनाएं दिखाई दी। कोशिका के अंदर अंडाकार छड़ के समान संरचनाएं दिखाई दी, जिसको इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात माइटो का अर्थ होता है माइटो यानी सूत्र, सूत्र या धागा,
और कॉन्ड्रिया यानी कणिका, यानी कि धागे के समान, छड़ के समान कणिकाओं को देखकर सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो दिया सी बेंडा ने, और अगर पूछे कि खोज किसने की, खोज की अल्टमान ने। दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया और खोज अल्टमान ने। सी बेंडा ने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है दोस्तों। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करने के कारण ही इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। साथ ही कोशिकीय श्वसन जो कोशिका में श्वसन होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अतः इसे कोशिकीय श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन का केंद्र। दोस्तों जब अपन श्वसन के बारे में बात करेंगे, श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे कि एक वैज्ञानिक का नाम है हैंस क्रेब्स। इन्होंने सबसे पहले ये बताया, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में बताया, जिसका नाम इन्होंने क्रेब्स चक्र रखा। तो क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रेब ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया में ही की थी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में इनकी संख्या 50 से 5000 तक हो सकती है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में कि इसकी संरचना कैसी होती है। यदि हम इसका अनुप्रस्थ काट, यानी कि इसको अपन यहां से काटें, तो हमको इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है, जिसमें इस प्रकार से उभार दिखाई देते हैं, उंगली जैसे, उंगली के समान। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है। ये जो उभार है, इन उभारों को कहते हैं क्रिस्टी। उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। और इन उभारों के बीच में एक पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। दो प्रकार की झिल्लियां होती है, दोहरी झिल्लियां होती है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। और दोस्तों दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्थान होता है,
खाली स्थान, उसको पैरा माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष कहा जाता है। ये जो झिल्लियों के बीच का स्थान है इसे पैरा माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष, माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष कहा जाता है। ऐसा कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली से आवृत होता है, आंतरिक और बाहरी झिल्ली के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसे बोलते हैं पैरा माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष। तथा जो मैट्रिक्स भाग होता है उस मैट्रिक्स भाग में आरएनए और डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो दोस्तों आरएनए और डीएनए की उपस्थिति के कारण जो आवश्यक एंजाइम होते हैं ये आवश्यक एंजाइम और प्रोटीन का संश्लेषण कर लेते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना आधा काम खुद ही कर लेता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, इसलिए ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहलाता है। बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन की, तो इसकी जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन होते हैं 70% तक, 70% प्रोटीन और लिपिड 25 से 30% तक। ये रासायनिक पदार्थ है जो इसकी झिल्लियों में पाए जाते हैं। लिपिड होते हैं 25 से 30% तक। इसके अलावा ये जो मैट्रिक्स भाग है, इस मैट्रिक्स भाग में एंजाइम कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो श्वसन में और ऑक्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे सल्फर आयन, कॉपर आयन, ऑक्सीडेज एंजाइम, साइटोक्रोम रिडक्टेज, ट्रांसएमिनेज एंजाइम। तो ये कुछ एंजाइम है जो इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में पाए जाते हैं। एक याद रखने की बात जो दोस्तों, वो एक कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उन सबको मिलाकर एक नाम दिया जाता है कॉन्ड्रियोसोम। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है एक कोशिका में पाए जाते हैं उन सबको सम्मिलित रूप से कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। साथ ही जो पेशी कोशिका होती है, मांसपेशियों की जो पेशी कोशिका होती है, उस पेशी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा जाता है। पेशी कोशिका में इसे सार्कोसोम कहते हैं। कॉन्ड्रियोसोम में एक कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी इसमें कॉन्ड्रियोसोम में सम्मिलित हो जाते हैं। साथ ही सार्कोसोम, पेशी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। इसके बाद अपन इसके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कार्य तो यह कोशिकीय श्वसन का केंद्रक होता है, अर्थात श्वसन का कार्य करता है। कोशिकीय श्वसन। इसके अलावा एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। एटीपी निर्माण ये कोशिका में ताप नियंत्रण का कार्य करता है।
कोशिका में ताप नियंत्रण, इसके अलावा अंडाणु में यौगिक का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांग, अंतःप्रथमी जालिका, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। आज की कक्षा में इतना ही। जब अगले वीडियो में अपन मिलेंगे तो कुछ और कोशिकांगों के बारे में हम बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।